नमस्कार, मैं विपिन पालीवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास, आपके अपने चैनल इंग्लिश सूत्रा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार निरंतर अपनी परीक्षा के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए गंभीरता के साथ लगातार अपना जो अध्ययन है उसको अनवरत रूप से आप लोग जारी रखे हुए होंगे। तो देखिए, हम लोग आपके सामने लगातार डेली एक श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, एक सीरीज़ लेकर हम डेली आते हैं आपके सामने। और बहुत से बच्चों ने, आप में से बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने इसको अप्रिशिएट किया है इन चीज़ों को, और आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि सर आप जो क्वेश्चन आप एक्सप्लेनेशन के साथ कराते हैं तो उसमें एक ही क्वेश्चन में कई तरह से कई डायमेंशन क्लियर हो जाते हैं। तो आप लोगों ने उसे बहुत सराहा है, तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों के समर्थन का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, मेरा ये मानना है और हम लोगों का यही प्रयास है कि आपको भले ही हम लोग क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भले ही हम लोग कम करा रहे हैं, लेकिन आप लोग जिस चीज़ को हम बार बार समझाने या बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप उस चीज़ को समझिए कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पर आप लोग मत जाइए। आप लोग जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, जो चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं, एक क्वेश्चन में आपको 10-10, 5-5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर ही बता दिए जा रहे हैं। इतनी चीज़ें आपको दी जा रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उसके बावजूद भी बहुत से लोग शायद चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। क्या है, बस सब हमारे समझ से बाहर की बात है, लेकिन हम लोग फिर भी उसके बावजूद हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं और आपके समर्थन के माध्यम से ही, आपके समर्थन के द्वारा ही, आपके उत्साहवर्धन के द्वारा ही हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। तो लगातार अपना समर्थन जो है हमारे साथ देते रहिए और चीज़ों को हम लोग लेकर चलते हैं एक बहुत अच्छी तरह से। तो देखिए, आज भी हम लोग जिस श्रृंखला के साथ आपके सामने हैं वही भारतीय संविधान की श्रृंखला है, और इसमें आज हम जिन क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, जिन चीज़ों को आज हम लेकर आपके सामने हैं, जिस तरह के क्वेश्चन को लेकर आपके सामने हैं, उन क्वेश्चंस को अब हम लेकर चलते हैं आपके सामने। तो देखिए, आज हमारे क्वेश्चन की शुरुआत होती है कि भारतीय संविधान, क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो भारतीय संविधान के हमारे किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भाई वो छुआछूत उन्मूलन, छुआछूत मतलब अनटचेबिलिटी। भारतीय संविधान का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन यानी कि अस्पृश्यता या छुआछूत से संबंधित है। यानी कि कौन सा हमारा अनुच्छेद जो है वो छुआछूत पर प्रतिबंध लगाता है या अनटचेबिलिटी पर प्रतिबंध लगाता है। आपके आंसर हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। देखिए, हमारा जो आंसर है इसमें, हमारा आंसर है अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17। तो देखिए, अनुच्छेद 17 के द्वारा क्या किया गया है? अनुच्छेद 17 से भारतीय संविधान में क्या किया गया? छुआछूत या अस्पृश्यता, इसको कहा जाता है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता पर प्रतिबंध या अस्पृश्यता का अंत। और ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से, किस आर्टिकल से इसको प्रतिबंधित किया गया है? छुआछूत हम इसको कह सकते हैं या अस्पृश्यता हम कह सकते हैं। और इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 से, आर्टिकल 17 से भारत में छुआछूत के व्यवहार को, अनटचेबिलिटी के व्यवहार को प्रतिबंधित किया गया है, उसे क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है, ठीक, उसे दंडनीय अपराध भी घोषित किया गया है। मतलब ये कि भारत में किसी से, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से, किसी पर्सन से किसी प्रकार का छुआछूत का व्यवहार, किसी प्रकार की अस्पृश्यता का व्यवहार, अनटचेबिलिटी का व्यवहार नहीं करेगा। यानी कि एक प्रकार से अनुच्छेद 17 किसकी बात करता है? एक प्रकार से अनुच्छेद 17 कहीं ना कहीं समानता, और समानता भी कौन सी बताइए? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक बात की थी सामाजिक जो है न्याय के दर्शन की, आइडियल ऑफ जस्टिस की। और आइडियल ऑफ जस्टिस कितने हैं? प्रस्तावना में, प्रेम्बल में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई? तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन से 3 न्याय? सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं कि सामाजिक न्याय कैसे होगा? जब सामाजिक रूप से क्या होंगे? समान होंगे। तो अनुच्छेद 17 सीधे सीधे कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? अनुच्छेद 17 क्या कर रहा है? सामाजिक समानता स्थापित करता है। सामाजिक समानता, सोशल इक्वेलिटी स्टैब्लिश करता है। सामाजिक समानता, सामाजिक समानता स्थापित
करता है। यानी कि अनुच्छेद 17 क्या कर रहा है, आर्टिकल 17 क्या कर रहा है भैया, आर्टिकल 17 बच्चों ये कह रहा है कि भाई अस्पृश्यता, यानी कि जब किसी के साथ अनटचेबिलिटी नहीं होगी, छुआछूत नहीं होगी, तो सीधी बात क्या होगा, सीधी बात ये सब सामाजिक रूप से क्या है, सब सामाजिक रूप से सब समान है। और जब सब सामाजिक रूप से समान है तो किसी के साथ कोई अस्पृश्यता या भेदभाव वाला व्यवहार नहीं हो सकता। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है देखिए, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। यानी कि राइट टू इक्वलिटी रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में, कितने अनुच्छेदों में, किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। तो भारतीय संविधान के किन 5 आर्टिकल्स में जो है वो राइट टू इक्वलिटी का जो अधिकार है या जो सिद्धांत है वो दिया गया है। तो कौन से 5 अनुच्छेद आपके ऑप्शन सामने हैं। ए अनुच्छेद 5 से 8, बी अनुच्छेद 9 से 13, सी अनुच्छेद 14 से 18 और डी अनुच्छेद 17 से 21। तो हमारा आंसर क्या है इसमें, तो हमारा आंसर है सी, हमारा आंसर है सी, अनुच्छेद 14 से 18। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक भारतीय संविधान में क्या है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक भारतीय संविधान में क्या है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है भैया, ये है हमारा समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 टू 18, 14 से 18 तक भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है उसमें समानता का अधिकार दिया गया है। 14, 15, 16, 17, 18 यानी कि 5 अनुच्छेद है। देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं, तो समानता के अधिकार के अंतर्गत 5 अनुच्छेद दिए गए हैं। तो 14 अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। अब 14, 15, 16, 17, 18 ये सब किससे संबंधित हैं, राइट टू इक्वलिटी से, समानता के अधिकार। और समानता का अधिकार वही बात है कि भाई समानता कितने प्रकार की है, न्याय कितने प्रकार का, तो प्रस्तावना में समानता की बात की गई है या न्याय की बात की गई, तो सामाजिक समानता होती है, राजनीतिक समानता है और उसके बाद आर्थिक समानता, ठीक। और इसी को हम आइडियल ऑफ जस्टिस, इसे ही हम न्याय का दर्शन या न्याय का सिद्धांत भी कहते हैं कि भाई सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। जबकि हमारा ये जो समानता का अधिकार है ये हमारा क्या है, अनुच्छेद 14 से 18 तक ये समानता अधिकार है। और ये अपने आप में समानता का अधिकार क्या है, समानता का अधिकार मूल अधिकार है, इट्स ए फंडामेंटल राइट। समानता का अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी में है, या अपने आप में ये क्या है, ये मूल अधिकार है समानता का अधिकार, ठीक। समानता का अधिकार फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए हैं, कैसे लिए गए हैं, वो सारी बात हमने अपने लेक्चर्स में बताई हुई है। आप लोग लगातार लेक्चर देखते रहिए, चीज़ों को देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि भैया फंडामेंटल राइट का मुख्य उद्देश्य, यानी कि मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मूल अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, मेन मोटो ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो देखिए ऑप्शन है, समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, मतलब ही नहीं होता, समाजवाद से मूल अधिकारों का कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए भैया उपयुक्त सभी वाला हमारा आंसर नहीं होगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, तो देखिए भारतीय परिवेश में या इंडियन सिस्टम में, भारतीय शासन प्रणाली में जो जुडिशरी है, जुडिशरी ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड है, स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका है, जिसके सीट्स पर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर लोअर कोर्ट या कह दीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। तो इसलिए न्यायपालिका तो ऑलरेडी हमारी स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मूल अधिकार क्या करते हैं, मूल अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है, हमारा आंसर है बी। मूल अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है आंसर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, यानी कि पर्सनल जो फ्रीडम है, व्यक्ति की, इंडिविजुअल की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, निजी स्वतंत्रता है, वो प्रदान करना। तो मूल अधिकार किससे संबंधित हैं, तो मूल अधिकार बेसिकली क्या है, व्यक्ति को
मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। ठीक, मूल अधिकार बेसिकली क्या हैं? तो ऐसे अधिकार जिनके बिना, जिनके बगैर व्यक्तित्व का विकास यानी कौन सा व्यक्तित्व? संपूर्ण व्यक्तित्व, कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट संभव नहीं है। वे अधिकार जिनके बिना पूर्ण व्यक्तित्व या संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। इनके बिना, देखिए, इनके बगैर या इनके बिना, किसके? मूल अधिकारों को, इनके बगैर संपूर्ण व्यक्तित्व, कंप्लीट पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो किसी भी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? तो भैया किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है फंडामेंटल राइट। क्यों जरूरी है? क्योंकि भैया ये व्यक्ति की पर्सनल फ्रीडम के लिए, इंडिविजुअल की पर्सनल फ्रीडम जो है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य तत्व हैं। यदि आपसे कह दिया जाए कि भाई आपको एक कमरे में, एक रूम में आपको बंद रखना है, जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा, जो आप खाना पीना चाहें आपको वो मिलेगा, लेकिन आपको ना तो मोबाइल मिलेगा, ना लैपटॉप मिलेगा, कोई भी सुविधा आपको नहीं मिलेगी, केवल आप जो खाना पीना चाहें आप वो मिलेगा। तो आपकी जो, यानी कि आपकी जो फ्रीडम है, यानी कि आपकी घूमने फिरने की जो स्वतंत्रता है, आने जाने की जो कहीं भी स्वतंत्रता है, वो सब क्या हो गई? आपको कह दिया गया आपको इस रूम में ही बंद रखा जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में आप उस रूम के अंदर 1 दिन बंद रह सकते हैं, 2 दिन बंद रह सकते हैं, 10 दिन बंद रह सकते हैं, लेकिन 1 दिन उसके बाद क्या होगा? फिर इसके बाद एक ना एक दिन आपका मन करेगा उस रूम से बाहर निकलने के लिए, लोगों से मिलने जुलने के लिए, घूमने फिरने के लिए। और जब घूमना फिरना, मिलना चलना है, तो यही क्या है? यही तो हमारी पर्सनल फ्रीडम है। और यही एक प्रकार से मूल अधिकारों का मूल उद्देश्य है कि व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधित ना हो। यदि व्यक्ति की पर्सनल फ्रीडम यदि हर जो है उसको किसी भी प्रकार से वो बाधित होती है, तो यानी कि उसके व्यक्तित्व का विकास जो है वो क्या हो जाता है? उसके व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो देखिए, ये जो लाइन लिखी है ये याद रखिएगा, क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में पूछ लिया गया है कई बार कि इनमें से कौन से तत्व संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए अनिवार्य तत्व हैं, या इनमें से किनके बिना व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है, या इनमें से किनके बगैर व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है। तो किसके बिना? तो मूल अधिकारों के बिना। और मूल अधिकार किस में आते हैं? मूल अधिकार संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, अंडर द आर्टिकल 12 to 35, 12 से 35 में है, एंड इंस्पायर्ड फ्रॉम, टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। भैया अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक, यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक, मूल अधिकारों को जो है सुरक्षा प्रदान करने वाला किसको कहा गया है? तो भैया ऑप्शन है आपके संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका और मंत्रिमंडल। तो देखिए हमारा आंसर है सी, मूल न्यायपालिका को हमारे यहाँ मूल अधिकारों का रक्षक कहा गया है। न्यायपालिका मूल अधिकारों का संरक्षक या मूल अधिकारों का रक्षक किसको कहा गया है? तो आंसर है सी। तो मूल अधिकारों का संरक्षक कहा गया है जुडिशरी को। जुडिशरी जो है ये हमारे यहाँ मूल अधिकारों की रक्षा करती है। कैसे करती है कि भाई जुडिशरी मतलब कौन? जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का वायलेशन होता है, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार छीने जाते हैं किसी पार्टी द्वारा, किसी संस्था द्वारा, किसी व्यक्तिगत जो है किसी इंडिविजुअल द्वारा या स्टेट द्वारा, तो स्टेट हो, पार्टी हो, सरकारें हों, उनके अगेंस्ट वो व्यक्ति जिसके मूल अधिकारों का, जिसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया गया है, अपने फंडामेंटल राइट को वापस पाने के लिए वो पर्सन जो है वो डायरेक्ट कहाँ जा सकता है? जुडिशरी में अपील कर सकता है, यानी कि सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी अपील डाल सकता है। और मूल अधिकारों के मामले में तुरंत सुनवाई होती है। उसकी अपील, उसकी रिट, उसकी याचिका तुरंत सुनवाई के लिए हाजिर होगी, उसकी सुनवाई की जाएगी। इसीलिए हमारे यहाँ मूल अधिकारों का संरक्षक किसको कहा गया है? न्यायपालिका को। और मूल अधिकारों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए सीधा अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है।
क्लियर है यहाँ तक? तो मूल अधिकारों का संरक्षक भारत में या भारतीय संविधान में किसको माना गया है? न्यायपालिका को। और आर्टिकल 32 के द्वारा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार व्यक्ति को अधिकार देता है कि वह अपने मूल अधिकार छीने जाने पर या मूल अधिकारों का निलंबन होने पर या मूल अधिकारों को किसी प्रकार से बाधित होने पर वह व्यक्ति अनुच्छेद 32 से सीधे न्यायपालिका में अपनी अपील, अपनी रिट, अपनी याचिका डाल सकता है। अगर मेरे मूल अधिकार छीने जा रहे हैं तो मैं अपने मूल अधिकारों को वापस पाने के लिए संविधान के आर्टिकल 32 से राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील डाल सकता हूं और कोर्ट मेरी बात सुनेगा, उसके बाद मेरे मूल अधिकार जो कि छीने गए हैं वो वापस दिलाएगा। तो इसीलिए कोर्ट को कहा गया है, जुडिशरी को, न्यायपालिका को कहा गया है मूल अधिकारों का रक्षक। चलिए अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए भैया, अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए, सस्पेंड नहीं किया जा सकता, यानी कि निलंबित या स्थगित नहीं किया जा सकता। अगली बात आती है बी, सस्पेंड किया जा सकता है। सी, किसी भी परिस्थिति में इन एनी कंडीशन फंडामेंटल राइट वर नॉट सस्पेंडेड, विल नॉट सस्पेंडेड। अगली बात आती है डी, ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो भैया सीधी सीधी मतलब ये है, क्वेश्चन की डिमांड ये है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को इनमें से क्या किया जा सकता है। तो निलंबित नहीं किया जा सकता, गलत है, निलंबित किया जा सकता है। बी, निलंबित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, हमारा यही आंसर है बी, निलंबित किया जा सकता है। मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट जो हैं, ये मूल अधिकार जो हैं, हमें मूल अधिकार दिए तो गए हैं, नागरिकों को दिए गए हैं, व्यक्तियों को दिए गए हैं, लेकिन ये असीमित होते हुए भी सीमित हैं। समझ रहे हैं? असीमित होते हुए भी। कारण क्या है कि इनका दायरा, इनका जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है, मूल अधिकारों का बड़ा इसलिए है क्योंकि व्यक्ति के मूल अधिकार हर प्रकार से कहीं ना कहीं जो है वो किसी भी कंडीशन में वो निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन उन कंडीशंस को, वो कंडीशन, वो परिस्थितियां क्या होंगी निलंबित होने की, जब आपके मूल अधिकार छीने जा सकते हैं, निलंबित किए जा सकते हैं। तो हमारा आंसर सी और डी तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो हमारा जो आंसर है, बेसिकली आंसर है हमारा बी, निलंबित किया जा सकता है। अब बात आती है कि भैया हमारे जो क्वेश्चन की डिमांड है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, तो आंसर है हमारा सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन भारतीय नागरिकों को दिए गए जो फंडामेंटल राइट हैं वो किस कंडीशन में सस्पेंड किए जा सकते हैं। तो मूल अधिकार कब सस्पेंड किए जा सकते हैं, कब निलंबित किए जा सकते हैं। तो पहली बात, इस बात को समझ लीजिए कि मूल अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं संविधान में, वो युक्तियुक्त प्रतिबंधों के साथ दिए गए हैं, विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। यानी कि मूल अधिकार जो हैं वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ, यानी कि हिंदी में कहेंगे हम इसको युक्तियुक्त प्रतिबंधों के साथ, युक्तियुक्त प्रतिबंधों के साथ प्राप्त हैं। युक्तियुक्त प्रतिबंधों का अर्थ है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में या इनका मिसयूज करने पर या इनका दुरुपयोग करने पर राज्य आपके इन मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात, कुछ विशेष परिस्थितियों में मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अब वो विशेष परिस्थितियां क्या होंगी? वो विशेष परिस्थिति ये होगी कि यदि देश में आपातकाल, इमरजेंसी, देश में प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे,
आपातकाल की घोषणा कर दे। यदि राष्ट्रपति देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है तब उस परिस्थिति में आपातकाल यदि देश में लगा दिया जाता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 से देश में नेशनल इमरजेंसी की डिक्लेरेशन कर सकता है राष्ट्रपति। और जब देश में आर्टिकल 352 से नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर दी जाती है, डिक्लेयर कर दी जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, देन उस कंडीशन में फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं। जब देश में राष्ट्रपति किसी कारण से आपातकाल की घोषणा कर देता है तब उस परिस्थिति में भारतीय नागरिकों को दिए गए मूल अधिकार सस्पेंड या स्थगित हो जाते हैं। तो सीधी बात है कि भैया मूल अधिकार दिए तो गए हैं लेकिन असीमित भी हैं और दूसरी बात है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ दिए गए हैं। अब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या होता है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ये है, युक्ति युक्त प्रतिबंध ये है कि भाई कुछ कारणों से इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या कुछ प्रतिबंधों के साथ प्राप्त है मूल अधिकार। वो प्रतिबंध क्या है? वो प्रतिबंध ये है कि मेरे हाथ में ये डंडा है, मैं इस डंडे को घुमा रहा हूं तो इस डंडे को मैं केवल अपनी उतनी ही सीमा तक घुमाऊं जितनी सीमा तक, जितने क्षेत्र तक ये किसी को टच ना करे। और जैसे ही मेरे डंडा घुमाने से यदि किसी को वो डंडा टच कर गया या लग गया तो वैसे ही उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया। मान लीजिए मैं डंडा घुमा रहा हूं, आगे वाले किसी आदमी को वो डंडा लग गया तो क्या हुआ? तो उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ। तो यानी कि कहीं ना कहीं मैंने अपने फंडामेंटल राइट का मिसयूज किया है, दुरुपयोग किया है। और दुरुपयोग करने की स्थिति में राज्य क्या करेगा? राज्य मेरे उस मूल अधिकार पर, मेरे मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा देगा। यही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, यानी कि कुछ उचित कारणों पर, कुछ उचित कारणों से राज्य इस पर प्रतिबंध, फंडामेंटल राइट पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि जब देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति जब इमरजेंसी डिक्लेयर करता है, आपातकाल डिक्लेयर कर देगा, उसी कंडीशन में मूल अधिकार अपने आप सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन दो मूल अधिकार, यानी कि दो मूल अधिकार किसी भी परिस्थिति में सस्पेंड नहीं होते। कौन से दो मूल अधिकार? परंतु जो दो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसी भी कंडीशन में दो मूल अधिकार किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में निलंबित या सस्पेंड या स्थगित, निलंबित नहीं किए जा सकते। अब ये दो मूल अधिकार कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, आर्टिकल 20 और 21 में दिए गए फंडामेंटल राइट किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को सस्पेंड नहीं किया जाता है। यानी कि देश में जब इमरजेंसी भी लग गई हो तब उस कंडीशन में सारे मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में दिए गए मूल अधिकार निलंबित या स्थगित या सस्पेंड नहीं किए जा सकते। अनुच्छेद 20 क्या है? तो देखिए अनुच्छेद 20 है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक कानून उसे बचाव का अधिकार देता है। दूसरा अनुच्छेद 21 जो है राइट टू पर्सनल फ्रीडम और राइट टू लिबर्टी वगैरह का इसमें है। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसको कहते हैं राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल फ्रीडम। प्राण व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो भैया देखिए ये अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में ये जो दोनों अधिकार दिए गए हैं ये किसी भी परिस्थिति में सस्पेंड नहीं होते हैं।
चलिए, आई होप कि आपको ये चीज़ें प्रॉपर समझ में आ रही होंगी। आप इस बात को समझिएगा, सुनिएगा, तब यदि अगर आपको इस पर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए, हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। चलिए अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, देखिए अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो पहली बात तो ये मानिए कि जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। हमारे डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है? किया जा सकता है। तो केवल यानी कि कौन करेगा? तो बात ये है, क्वेश्चन की डिमांड ये है कि संविधान में भारतीय नागरिकों को, कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं वो अमेंडेबल हैं और नहीं, और यदि हैं तो उनको कौन अमेंड कर सकता है, यानी कि मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है। ऑप्शन आपके ए प्रेसिडेंट द्वारा, बी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सी पार्लियामेंट द्वारा और डी नन ऑफ दीज। तो देखिए मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भारत में किसको है? भारत में मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार या संशोधन करने की शक्ति किसको है? तो संसद को। संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है, अधिकार है। क्यों है? क्योंकि मूल अधिकार, क्योंकि संसद में, क्योंकि संविधान में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट करना, कानून का निर्माण करना जब संसद का अधिकार है, संसद की शक्ति है, और कानून अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही बनाए जा सकते हैं, संविधान के अनुसार ही बनाए जा सकते हैं। और जब संसद और जब संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं और मूल अधिकार संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का राइट यदि पार्लियामेंट को है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अमेंडमेंट करने का राइट भी पार्लियामेंट को है। समझ रहे हैं आप? चीजों को समझिए। जब संसद को संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की, संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, तो संसद को संविधान के किसी भाग में भी संशोधन करने की शक्ति है, फिर वो भाग भले ही, फिर वो टॉपिक, फिर वो विषय भले ही मूल अधिकार भी क्यों ना हो। तो इसलिए संसद ही, जब संसद पूरे संविधान में, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का अधिकार रखती है, तो मूल अधिकारों में भी संशोधन करने की शक्ति किसकी है? तो संसद की। क्लियर? इस पर कई केसेस हैं कि किस तरह से संसद को, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा स्टार्टिंग फेज में, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद कुछ ऐसे विषय आए, कुछ ऐसे केस आए कि भाई संसद को फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट करने की राइट है, नहीं है, इसको लेकर कुछ विवाद चले, कुछ मुकदमे चले, केस चले। फाइनली ये चीज़ों का निस्तारण हुआ, इनको शॉर्ट आउट किया गया, सुनवाई हुई और फाइनली कह दिया गया कि हाँ भाई, मूल अधिकारों को संशोधन करने की शक्ति या मूल अधिकारों में अमेंडमेंट करने की शक्ति जो है, या अधिकार या राइट किसका है? पार्लियामेंट का है। चलिए अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, यानी कि फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड बाय, मूल अधिकार किसके द्वारा स्थगित, निलंबित या सस्पेंड किए जा सकते हैं। तो देखिए अभी हमने बात की थी निलंबन कौन कर सकता है, तो भैया फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कौन कर सकता है, स्थगित कौन कर सकता है? ऑप्शन है ए प्राइम मिनिस्टर, बी पार्लियामेंट, सी प्रेसिडेंट और डी सुप्रीम कोर्ट। तो भैया मूल अधिकारों को सस्पेंड करने की पावर किसके पास है? तो कौन कर सकता है? तो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने, स्थगित करने की अधिकार या शक्ति राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति मूल अधिकारों में, मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मूल अधिकारों का निलंबन करने की घोषणा कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है भैया भारत का राष्ट्रपति। और अभी इस बात को हमने डिस्कस किया था कि कब कर सकता है, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 से देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो, तब उस परिस्थिति में आपातकाल लागू होने पर, देश में आपातकाल, इमरजेंसी लागू होने पर, आपातकाल लागू होने पर, आपातकाल लागू होने पर या आपातकाल की घोषणा होने पर फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। निलंबित या सस्पेंड या स्थगित, ये दोनों तीनों शब्द आपके लिए हैं, याद रखिएगा। स्थगित हो जाते हैं, हो जाते हैं। क्लियर है भैया?
कौन से दो मूल अधिकार सस्पेंड नहीं होते हैं या स्थगित नहीं होते हैं, ये हमने अभी डिस्कस किया था। तो सीधी बात है कि मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर क्या सकता है, कर देता है। ठीक, चलिए, कब, इमरजेंसी इंपोज होने पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं क्या? अब देखिए, मूल अधिकार भारतीय संविधान में हैं, तो अब यहां पर हमारा एक क्वेश्चन क्या है कि मूल अधिकार जो हैं तो, लेकिन मूल अधिकार जो थे ये कैसे हैं, क्या हैं, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, मूल अधिकार जो हैं हमारे संविधान में, ये किस प्रकार से रखे गए हैं, कहां से हैं, ये आपके ऑप्शन है। मूल संविधान का हिस्सा हैं, बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए, सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए, या डी 42वें संविधान द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इनको ऐड किया गया। तो देखिए, मूल अधिकार हमारे संविधान के मूल संविधान का हिस्सा हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट जो थे ये कब रखे गए, ये 42वें संविधान संशोधन ये मूल संविधान का ही हिस्सा थे। यानी कि जिस दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान कॉन्स्टिट्यूशन पारित हुआ, संविधान पारित हुआ, और पारित हुआ यानी कि पास हुआ, और किसने पास किया, संविधान सभा ने। उस दिन फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार संविधान का भाग थे, संविधान में थे। तो इस बात को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन की डिमांड ये है कि मूल अधिकार जो थे वो मूल संविधान का हिस्सा थे या नहीं, या फिर चौथे 4th अमेंडमेंट से जोड़े गए, या संसद द्वारा 1952 में इनको ऐड किया गया, या फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इनको रखा गया। तो भैया, जो हमारा संविधान बना था और जो संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पास किया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, वो संविधान कहलाता है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मूल संविधान। और उस मूल संविधान में, यानी कि 26 नवंबर 1949 के दिन उस संविधान में, उस कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकार थे। मूल अधिकारों को बाद में किसी अमेंडमेंट से, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड नहीं किया गया है, किसी विशेष कानून से इनको नहीं रखा गया है। मूल अधिकार हमारे संविधान में पहले से ही थे। जब संविधान 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने पास किया, एक्सेप्ट किया, मूल अधिकार उस दिन संविधान में थे, जिस दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के 284 मेंबर्स ने अपने सिग्नेचर संविधान पर किए थे। तो उस समय मूल अधिकार उस संविधान में थे, आज भी हैं। क्लियर है? चलिए, यानी कि सीधी बात है कि मूल संविधान का हिस्सा हैं मूल अधिकार। मूल संविधान क्या है, ये मैंने अभी आपको पिछले 3-4 लेक्चर में कई बार बताया है, और आज अभी जस्ट 1 मिनट पहले मैंने अभी आपको मूल संविधान, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल है वो आपको बताया। अगली बात सुनते हैं, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो भैया देखिए, वर्तमान में, इस क्वेश्चन को समझिए जरा, वर्तमान में यानी कि एट प्रेजेंट भारतीय नागरिकों को कितने फंडामेंटल राइट, कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में, वर्तमान का मतलब है आज भारतीय नागरिकों को 2021 में, या कह दीजिए आज 2 अक्टूबर 2021 को भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार, कितने फंडामेंटल राइट प्राप्त हैं? तो भारतीय नागरिकों को आज वर्तमान में ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 8 और डी 9। तो वर्तमान में आज भारतीय नागरिकों को ऑप्शन हमारा ए, भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। हमारा आंसर ए ठीक है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को, आज भारतीय नागरिकों को 6 फंडामेंटल राइट हैं। अब वो 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं, क्या हैं? तो 2 मिनट के लिए हम फटाफट उसको देख लेते हैं कि वो 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं जो भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो नंबर 1, समानता का अधिकार, समानता, राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार, ठीक, राइट टू इक्वेलिटी। नंबर 2, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। नंबर 3,
नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार या शोषण के खिलाफ अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक। नंबर 4, चौथा जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो क्या है भैया, वो है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए हमारे 4 फंडामेंटल राइट हो गए हैं। अगली बात पांचवा फंडामेंटल राइट, 5वां मूल अधिकार क्या है हमारा, तो 5वां मूल अधिकार कौन सा है, तो 5वां मूल अधिकार देखिए, 5वां मूल अधिकार है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन, यानी कि सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति व शिक्षा, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और नंबर 6, छठा जो हमारा मूल अधिकार है वो कौन सा है भैया, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं जो आज 2021 में भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं या प्राप्त हैं। समानता का अधिकार कहां से कहां तक है, तो देखिए अभी हमने बताया था आर्टिकल 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है, समानता का अधिकार है भारतीय नागरिकों को। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारा ये किसमें है, तो स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार हमारा किसमें है, 19 से 22 तक, 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये हमारा किसमें आता है, ये भैया हमारा आता है 23 व 24, अनुच्छेद 23 और 24। इसके बाद आता है हमारा राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ये हमारा किस में आता है, आर्टिकल 25 टू 28, 25 से 28। इसके बाद आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये आता है हमारा 29-30, अनुच्छेद 29, आर्टिकल 29 व 30, 29 एंड 30। और इसके बाद आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आता है आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। तो फटाफट आप लोग देखिए, तो ये हमारे 6 मूल अधिकार वर्तमान में भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। यहां से क्वेश्चन पुट अप कर लेता है कि कौन कौन से अनुच्छेद किससे रिलेटेड हैं, तो आई होप कि आप इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा मानना है कि आप लोगों को देखिए, आप में से बहुत लोग कहते हैं कि सर क्वेश्चन कम है, तो देखिए हमारा मानना है कि क्वेश्चन कम भले ही हो वो एक अलग बात है, लेकिन एक क्वेश्चन को कराने में हम जो एफर्ट आपके साथ लगा रहे हैं, हमारे जो प्रयास हैं आपको कि एक क्वेश्चंस को हम कितने डायमेंशन से, एक क्वेश्चन के आप कितने आयाम हैं उन चीज़ों को समझिए। एक क्वेश्चन को एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन आपको 4 तरीके से पूछ सकता है, तो हमारा प्रयास वही है कि आप चीज़ों को समझिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। देखिए जो हमने जस्ट इससे पहले अभी जो क्वेश्चन किया है और ये जो क्वेश्चन है, दोनों में कुछ आप थोड़ा सा समझिए, दोनों में अंतर क्या है। उसमें उस क्वेश्चन की भाषा थी कि कितने जो है वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं, उस क्वेश्चन की भाषा थी। और इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ये क्वेश्चन की डिमांड है कि भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन सिटीजन्स को कुल कितने फंडामेंटल राइट दिए गए थे। आप इसको देखिए, यानी कि ये पास्ट की बात कर रहा है, तो देखिए यहां पर हमारी बात वर्तमान की नहीं है, एट प्रेजेंट की नहीं है। यानी कि जिस समय भारत में संविधान लागू किया गया, एग्जीक्यूट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जीक्यूट किया गया, उस दिन फंडामेंटल राइट, भारतीय नागरिकों को कितने फंडामेंटल राइट उस दिन थे। तो देखिए जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था उस दिन भारतीय नागरिकों को, आपके ऑप्शन है 6, 7, 4, 5, तो भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार थे, तो उस समय भारतीय नागरिकों को 7 फंडामेंटल राइट दिए गए थे। यानी कि मूल संविधान में एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन या बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मूल संविधान में
भारतीय नागरिकों को, इंडियन सिटीजन्स को, भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार, 7 फंडामेंटल राइट्स प्राप्त थे या दिए गए थे, या दिए गए थे। अब आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने केवल 6 बताए हैं, तो भैया दिए गए थे, लेकिन मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं कि वर्तमान में 7 हैं। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 हैं, परंतु वर्तमान में 6 हैं तो यानी कि एक फंडामेंटल राइट ऐसा है जिसको हटा दिया गया है। किसको? एक मूल अधिकार ऐसा है जिसको मूल अधिकारों की कैटेगरी से रिप्लेस कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो देखिए, एक मूल अधिकार होता था आर्टिकल 31 में, अनुच्छेद 31 होता था, एक होता था अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 31 में होता था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। और ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको अनुच्छेद 31 में होता था ये, और ये अपने आप में क्या था उस समय? ये था 7वां मूल अधिकार। यही था 7वां मूल अधिकार, जो 7th फंडामेंटल राइट था, 7वां मूल अधिकार जो था वो यही था। 7वां मूल अधिकार यही था, 7वां FR मतलब फंडामेंटल राइट यही था। परंतु इसको क्या कर दिया गया? परंतु इसे 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से, परंतु इसे 44वें संविधान संशोधन से मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 से FR की श्रेणी से, फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से, श्रेणी से हटा दिया गया, हटा दिया गया या समाप्त कर दिया गया। अब भारतीय संविधान में आर्टिकल 31 नाम का कोई आर्टिकल नहीं है। ठीक, तो संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन से हटा दिया गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से। और जब ये हटा दिया गया तो इसीलिए कहा गया है कि वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है 6। और जबकि दिए कितने गए थे, कितने प्रदान किए गए थे? तो भैया दिए गए थे कितने? 7। तो मूल संविधान में, बार बार याद रखिए, मैं एक बार बार आपको रिपीट कराता हूं, बार बार मैं आपको बताता हूं कि मूल संविधान, ये शब्द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन या एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन, इस वर्ड को बिल्कुल पकड़कर बैठिए। मूल संविधान किसे कहते हैं? तो वही संविधान जो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने पास किया, एडॉप्ट किया, अंगीकृत किया या स्वीकार किया, और 26 जनवरी 1950 को भारत में जाकर लागू हुआ, वही संविधान कहलाता है मूल संविधान, एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? चलिए, आई होप कि आप लोगों को चीजें प्रॉपर्ली समझ में आ रही हैं। चलिए अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश से के संविधान से लिया गया है? यानी कि सीधी सीधी बात यह है, आप इस बात को इतने लंबे ये जो बात की गई है इसमें, तो इसको हम शॉर्ट में आपको समझा देते हैं। डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है कि भैया ये जो राज्य में, स्टेट में जो हमारा जो गवर्नर होता है, वो गवर्नर की कंडीशन क्या है? वो गवर्नर का जो पोस्ट है या गवर्नर का जो पद है या ऑफिस ऑफ गवर्नर है, उसकी नियुक्ति जो है वो कहां से ली गई है, किस देश से ली गई है? तो यानी कि सीधी सीधी बात यह है, पोस्ट ऑफ गवर्नर या ऑफिस ऑफ गवर्नर किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है? तो अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा आंसर है सी, कनाडा। तो गवर्नर का पद यानी कि राज्यपाल का पद, पोस्ट ऑफ गवर्नर, पोस्ट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का पद। दूसरी बात, ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये कहां से लिए गए हैं? बोथ ऑफ आर इंस्पायर्ड फ्रॉम कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों बातें कनाडा के संविधान से ली गई हैं या कनाडा से प्रेरित हैं। आपसे पूछे कि राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है, तो पोस्ट ऑफ गवर्नर कहां से? कनाडा से। राज्यपाल का पद कनाडा से, और राज्यपाल का ऑफिस भी कनाडा से, कि राज्यपाल का पद होगा तो उसका एक ऑफिस भी होगा। क्लियर? तो राज्यपाल क्या करता है? जो गवर्नर होता है स्टेट का, गवर्नर प्लेज डुअल रोल इन स्टेट्स। गवर्नर जो है राज्य में अपनी दोहरी भूमिका निभाता है। कौन सी दोहरी भूमिका? ये जो राज्यपाल होता है किसी भी स्टेट का, ये किसी भी स्टेट में अपने डुअल रोल प्ले करता है। कैसे डुअल रोल प्ले करता है? पहला ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। दूसरी बात, ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट इन स्टेट, ये राज्य में राष्ट्रपति का क्या होता है? प्रतिनिधि होता है।
रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट इन स्टेट, ये राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, तो ये डुअल रोल प्ले करता है स्टेट में। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। चलिए भारत का संविधान, भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच के विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है। देखिए पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन को सुन के थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा या पढ़ के कि जी एक तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, दूसरी बात कि संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच के विवाद का निर्णय किस क्षेत्र के तहत यानी कि किस अधिकार के तहत लेने का अधिकार देता है। यानी कि बात यह है, इस क्वेश्चन की डिमांड यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्यों के बीच के जो विवाद निपटाता है या विवादों की सुनवाई करता है या केस की सुनवाई करता है, वो अपने किस अधिकार के अंतर्गत करता है। तो देखिए आपके आंसर हैं अपीलीय अधिकार, वास्तविक अधिकार, सी सलाहकार अधिकार या डी रिट न्यायाधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्यों के बीच के जो आपसी विवाद हैं, एक तरफ मान लीजिए संघ सरकार है यानी कि केंद्र सरकार है, एक तरफ राज्य सरकार है। एक तरफ केंद्र सरकार या संघ सरकार और उसके साथ एक या दो से अधिक राज्य हैं, दूसरी तरफ एक राज्य या दो से अधिक राज्य हैं। तो केंद्र और राज्यों के बीच के आपसी विवादों का समाधान या उनकी सुनवाई, पहली बात आप समझिए, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही होती है। केंद्र और राज्यों के बीच के आपसी विवादों की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में होगी। किसी भी निचले कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद की सुनवाई नहीं होती, पहली बात। और दूसरी बात ये कि केंद्र और राज्यों या संघ और राज्यों के बीच के आपसी विवादों की जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है और उनका समाधान करता है, वो अपने किस शक्ति के अंतर्गत, किस अधिकार के अंतर्गत करता है। तो हमारा इस पर आंसर है आंसर ए, अपीलीय अधिकार या मूल अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय अधिकार या मूल अधिकार आता है आर्टिकल 131 में, और आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार, ये राइट या ये शक्ति दी गई है कि वो संघ सरकार या केंद्र सरकार और राज्यों के बीच के आपसी विवादों का समाधान करे। ऐसे अब मूल अधिकार के, ये जो अपीलीय अधिकार है या मूल अधिकार, इसको सुप्रीम कोर्ट का जो प्रारंभिक अधिकार भी बोल देते हैं, इनिशियल राइट, तो अपीलीय अधिकार या प्रारंभिक अधिकार भी इसको कह देते हैं सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट का ये प्रारंभिक अधिकार होता है कि वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, राज्यों और संघ सरकार के या केंद्र सरकार के बीच के विवादों की सुनवाई करे। और ऐसे केस, ऐसे विवाद जिनकी सुनवाई किसी भी निचले कोर्ट में नहीं हो सकती या जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में होती है, ऐसे अधिकार, ऐसे केस या ऐसे विवाद की जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है, वो सुनवाई या वो हियरिंग वो अपने किस अधिकार के तहत, किस शक्ति के तहत करता है। तो अपीलीय अधिकार या प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र, अपीलीय अधिकार या प्रारंभिक अधिकार के अंतर्गत करता है। अपीलीय अधिकार या प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत करता है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। देखिए भैया, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन है आर्टिकल 108, आर्टिकल 110, 173, 166। तो हमारा आंसर है आंसर आर्टिकल 108, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो भैया पहले बात सुन लीजिए, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग होती है, अनुच्छेद 108 से होती है।
अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अब संयुक्त बैठक क्या है, कब है, इस पर 2 मिनट के लिए हम बात कर लेते हैं। जब संसद में किसी विषय पर दोनों सदनों के बीच, दोनों हाउसेज के बीच, बोथ हाउसेज के बीच किसी विषय पर कोई सहमति ना बन पा रही हो। मान लीजिए पार्लियामेंट में, लोकसभा में कोई बिल लाया गया, कोई विधेयक लाया गया, लोकसभा ने उस विधेयक को पास करके या पारित करके राज्यसभा में भेज दिया। अब राज्यसभा उस पर किसी तरह का डिसीजन नहीं ले रही है, उस पर वो विवाद कर रही है, वो उसको पास नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, लोकसभा स्पीकर होगा, वो राष्ट्रपति को इन दोनों सदनों के बीच में, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में चल रहे विरोध या चल रहे खींचतान की बात बताएगा और राष्ट्रपति को सजेशन देगा या राष्ट्रपति को कहेगा कि भाई इन दोनों के बीच जो विवाद चल रहा है इस विषय पर, तो आप उसका समाधान करवाइए, आप उस विवाद को शॉर्ट आउट कराइए। तो अब कंडीशन ये है कि राष्ट्रपति लोकसभा स्पीकर को बोलेगा कि ठीक है भाई, हम इन दोनों सदनों के बीच में जो विवाद है उसको शॉर्ट आउट कराएंगे और आप जॉइंट सिटिंग डिक्लेयर कर दीजिए। तो जॉइंट सिटिंग कॉल बाय, सुनिएगा ध्यान से, जॉइंट सिटिंग कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट। तो जॉइंट सिटिंग कौन करेगा, जॉइंट सिटिंग की कॉल, जॉइंट सिटिंग बुलाएगा कौन, बुलाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जॉइंट सिटिंग डिक्लेरेशन ऑफ जॉइंट सिटिंग बाय लोकसभा स्पीकर, लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो ये घोषित करेगा कि फलानी तारीख को, कि उस तारीख को संसद के दोनों सदनों की मीटिंग है, जॉइंट सिटिंग है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कभी भी इस विषय पर, किसी भी ऐसे विषय पर संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाई जाती है जब संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक पर विवाद हो, और उस कंडीशन में जॉइंट सिटिंग बुलाता है। लेकिन जॉइंट सिटिंग की कॉल करेगा कौन, जॉइंट सिटिंग कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट। जॉइंट सिटिंग कॉल बाय प्रेसिडेंट। जॉइंट सिटिंग की कॉल कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, पहली बात समझिएगा। और जॉइंट सिटिंग डिक्लेयर्ड बाय एंड जॉइंट सिटिंग डिक्लेयर्ड बाय लोकसभा स्पीकर। क्लियर? जॉइंट सिटिंग कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड जॉइंट सिटिंग डिक्लेयर्ड बाय लोकसभा स्पीकर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के कहने पर लोकसभा स्पीकर कह देगा कि उस डेट को, पर्टिकुलर जो भी डेट रखेगा कि उस डेट को बोथ हाउसेज की जॉइंट सिटिंग है, आप लोगों को आना है। तो संसद के दोनों सदनों के जो भी एमपीज होंगे, जो भी सांसद होंगे, वो जॉइंट सिटिंग वाले दिन संसद में उपस्थित होंगे। अब बात आती है कि जॉइंट सिटिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से लिया गया है। तो आप 2 मिनट के लिए समझ लीजिए कि ये बोथ हाउसेज का जो जॉइंट सिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये जॉइंट सिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये क्वेश्चन आता है, कई बार पुटअप हो चुका है कि जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है। तो जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का ये प्रावधान है, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आर्टिकल 108 में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 में ये आता है। अब इससे आगे की बात जब हम आपको कभी ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट जब प्रॉपर कराएंगे डिटेल में, वहाँ हम आपको बताएंगे। यहाँ तक मेरा मानना है कि आपको जितना बता दिया गया है आपके लिए उतना बहुत सफिशिएंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपनी बात करते हैं। तो यहाँ तक मेरा मानना है कि आपको चीज़ें प्रॉपरली समझ में आनी चाहिए, आ रही होंगी। तो फटाफट आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन, संविधान सभा के पहले दिन के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के, भैया देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है संविधान सभा के पहले दिन के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे या किसने की। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो हमारी बनी थी, उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के फर्स्ट डे प्रेसिडेंट कौन थे। क्वेश्चन ये है। तो ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर और डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो हमारा आंसर है डी। संविधान सभा की पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को। सुनिए, संविधान सभा की फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली is held on 9th of December
1946 संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, और इस मीटिंग की अध्यक्षता करने वाले जो अध्यक्ष थे, एंड द चेयरपर्सन वाज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की थी। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, संविधान सभा में किस राज्य से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो किस संविधान सभा, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये बिहार से संविधान सभा के सदस्य थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कहां से थे? बिहार राज्य से। बिहार से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सदस्य थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, और ये जो पहले अध्यक्ष ये बने थे, ये प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। पहले दिन के जो अध्यक्ष बने थे पहली मीटिंग के, अस्थायी, नॉन परमानेंट स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके बाद अगली मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को, और उस मीटिंग में क्या कर लिया जाता है? उस मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट चेयरपर्सन, परमानेंट हेड अपॉइंट कर दिया जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी कहां से थे? वो भी बिहार से ही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर इलेक्ट होकर आए थे। तो देखिए, हमारा मानना है कि हमने आपको बहुत सी चीज़ें, बहुत से आपके कॉन्सेप्ट, बहुत सी आपकी जो मिस कॉन्सेप्ट थे वो आपको क्लियर कर दिए हैं प्रॉपरली। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेटर है, और आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर अपने सजेशन दिया कीजिए, जिससे कि हमें लगातार ये पता चलता रहे कि भाई हमें और सुधार की गुंजाइश कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों को हम सुधार लेकर चलें। और इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।